स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने केमिस्ट्री का डीजे। बच्चों, कल आपका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्लास 10th ICSE बोर्ड केमिस्ट्री। कल ही है ना? तो इस एग्ज़ाम के लिए आज हम कुछ और बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले इस पूरे वीक से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करी, फिर हमने आपका मोल कॉन्सेप्ट के चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यूएबल तरीके से समझा। तो अभी तक हम शॉर्ट 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं जो आएंगे ही आएंगे। अब उसी सीरीज में हमने कल स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, और आज इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए फिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, यहां पर हम इसको डिफरेंस फॉर्म में दो अलग अलग सेल्स को स्टडी करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने यहां पर लिए आपका प्लेटिनम और कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, और यहां पर हमने लिए कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये हमने इसको सेल से जोड़ दिया और इधर हमने इसको सेल से जोड़ दिया। अब आप जानते ही हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। तो यहां पर अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज ब्लू इन कलर। यहां पर भी हम सेम सॉल्यूशन ले रहे हैं, that is CuSO4 aqueous solution and that is blue in color। अब बच्चों, आपने इसमें देखा हो कि दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो है इलेक्ट्रोड्स का। यहां पर हम दोनों ही कार्बन या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, जो कि क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहां पर हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है जी। अब डिफरेंस क्या है और क्या चीज हमें कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखनी है, व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए जी, आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं भाई? आयंस प्रेजेंट हैं यहां Cu पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। सेम आयंस इधर हैं, यहां पर भी आयंस क्या है, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। आयंस भी सेम है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब इस चीज को समझिए। देखिए, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस केस में मैं यहां इसे कह रहा हूं केस 1 और इसे मैं कह रहा हूं केस 2। तो केस 1 के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से ये
पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये केवल अपनी सरफेस प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के लिए। लेकिन यहां पर जो दूसरा है ये अपनी सरफेस भी देंगे और साथ ही साथ ये रिएक्शन में भी, यानी कि सेल के अंदर होने वाली रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जी, सिंपल सी बात क्या है, अब इन दोनों में आप सबसे पहले कैटायन पर, यानी कि एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले चलिए पहले एनोड पर ले लेते हैं, फिर कैथोड पर लेंगे। एट एनोड पर आप जानते ही हैं देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब कैथोड पर क्या होगा बच्चों, अब आपके सामने कैथोड पर जाने वाले दो आयंस हैं, H+ आयंस और कॉपर पॉजिटिव आयंस। ठीक है जी। ये एनोड पर तो नेगेटिवली चार्ज जाएंगे, तो एनोड की बात कर रहे हैं हम, तो एनोड पर ये दोनों जाने वाले हैं। तो अब इन दोनों में से OH नेगेटिव पहले पहुंचेगा क्योंकि वो एक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। तो यहां पर क्या होगा, 4 OH नेगेटिव 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे और ऑक्सीजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस डेवलप होगी कहां पर, एनोड पर। वहीं एट कैथोड आप जानते ही हैं देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये कहलाता है रिडक्शन। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, जो आपके इन दोनों में से हाइड्रोजन पहुंचेगा, जैसे इन दोनों में से ये पहुंचा है तो इन दोनों में से हाइड्रोजन पहुंचेगा। अब हाइड्रोजन यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा। अब आप जानते ही हैं जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन 4H पॉजिटिव क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी कहां पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। कैथोड पर हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो अब यहां पर इसका ब्लू कलर एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने यहां पर क्या गलती करी है बच्चों, क्या गलती करी है हमने बच्चों, यहां पर ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अब क्या कर देते हैं बच्चे हाइड्रोजन को दिखा देते हैं जबकि कॉपर नीचे होता है हाइड्रोजन से, तो कौन पहुंचेगा, कॉपर पहुंचेगा। तो ये जो हमने गलती करी है ये जानबूझकर करी है ताकि आपको ये ध्यान दिलाया जा सके कि हमसे ये गलती होती है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसको हम हटा देते हैं और हम इसको तरीके से दोबारा लिखते हैं भाई 4OH नेगेटिव। तो 4 आपका ये दोबारा से लिख देते हैं कि सबसे पहले 4 OH नेगेटिव ने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए, ऑक्सीजन गैस निकली और 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ठीक है जी। अब दूसरे में एट कैथोड, तो कैथोड पर अभी मैंने आपको क्या बताया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और इस बेसिस पर अब क्या होगा, कॉपर पहले पहुंचेगा, तो कॉपर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो आपका 2 कॉपर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके
कॉपर में बदल जाएंगे एंड दैट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड्स हो जाएगा, दैट ब्लू कलर फेड्स, क्योंकि कॉपर आयंस जितने भी इसमें से कॉपर आयंस हैं वो सारे कहां पर पहुंच रहे हैं, कैथोड पर पहुंच रहे हैं, और कैथोड पर पहुंच कर वहां डिपॉजिट हो रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन में से कैथोड आयंस कम होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लू कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। तो अब यही क्वेश्चन इसके अंदर आता है, व्हाई ब्लू कलर फेड्स इन दिस कंडीशन। सो दैट इज द रीजनिंग। या एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, या कैथोड पर क्या बनेगा, ठीक है जी। और उसके साथ फिर इसको कंपैरिजन में ले लेते हैं ये कि मान लीजिए अब हमने दोनों ही कॉपर के इलेक्ट्रोड्स ले लिए, तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए जी, अगेन एट एनोड, फिर वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहां पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयंस में बदल जाएगा। ये कॉपर आयंस पहुंच जाएंगे कैथोड पर, एट कैथोड, और कैथोड पर यही कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है जी, कैथोड पर। तो अब यहां पर लगातार जो कॉपर आयन यूज हो रहे हैं कैथोड पर, वो वापस कॉपर आपका एनोड से वापस दिए जा रहे हैं। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेंगे। पहला कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर दैट डजंट फेड, ये फेड नहीं होगा, एज इट इज बना रहेगा। और दूसरा, ये आपके तीनों आयंस, H आयंस, SO4 आयंस और OH नेगेटिव आयंस, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पेक्टेटर आयंस। ये दर्शक की तरह देखते रह जाएंगे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये, क्योंकि यहां पर अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फेल हो जाएगी। यहां पर क्या पास होगा, केवल यहां पर पास होगा आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड का गेम। एक्टिव इलेक्ट्रोड होने पर उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, तो वो डोमिनेट करेगा, प्रेफरेंस को वो डिसाइड करेगा। यहां पर प्रेफरेंस को किसने डिसाइड किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। और इस केस में प्रेफरेंस को किसने डिसाइड किया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ने। वो अपनी सरफेस को प्रोवाइड करने के अलावा रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आउटकम है। यहां पर स्पेक्टेटर आयंस नहीं है, यहां पर है। यहां पर ब्लू कलर फेड होगा, यहां पर नहीं हो, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रेफरेंस को डिसाइड कर रही है आयंस के पहुंचने को, यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, जो कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, दैट 100% विल कम इन द एग्जाम। अब क्वेश्चन किस तरीके के, जो मैंने आपको बताए वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई पहला, एनोड पर क्या निकलेगा इसमें और इसमें, आप देख रहे हैं एनोड पर यहां ऑक्सीजन गैस निकल रही है, यहां पर जो एनोड पर कोई भी गैस, हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। यहां पर कैथोड पर हमें कॉपर मिल रहा है जो डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर भी कैथोड पर कॉपर मिल रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। समझ में आ रही है बात। लेकिन एनोड के बेसिस पर दोनों अलग अलग हैं। यहां पर सारे आयंस आपका मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज केवल जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा उसका होगा, जैसे यहां पर हाइड्रोजन का और
OH नेगेटिव आयंस का। यहां पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से अब प्रेफरेंस किसके बेसिस पर देखी जाएगी, खुद इलेक्ट्रोड जो जिस मेटल का है उसके बेसिस पर देखी जाएगी। एनोड पर वो ही लूज करके इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आ जाएगा और वहां से सॉल्यूशन से वो पहुंचकर आपका कैथोड पर गेन करके डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी नहीं रहेगी, इसलिए कॉपर का सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड नहीं होगा। यहां पर सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड होगा। तो ये एक बड़ा कॉमन, और ऐसे ही स्पेक्टेटर आयंस और ये सारी चीजें ही आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। इज इट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि इसमें भी आपका हम लिखेंगे एसिडुलेटेड डिस्टिल्ड वाटर, कि जब हम एसिडुलेटेड डिस्टिल्ड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। That's a give reason, that's a sure short question in board exam। बहुत बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या लेते हैं भाई, अगर हम देखें तो इसके अंदर आपका, इसे हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब यहां इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एसिडुलेटेड डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें क्या होता है, ये है आपका डिस्टिल्ड वाटर प्लस H2SO4 की 8 to 10 ड्रॉप्स इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, सबसे पहले बात आती है इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ और आप ऐसे कैसे हैं, having poor ionization, then to improve its ionization, we add concentrated H2SO4 ताकि इसका आयनाइजेशन बेहतर हो जाए, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब इसके अंदर जो एनोड कैथोड यूज किए जाते हैं भैया, एनोड इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स बेसिकली और कैथोड दोनों ही वो हम यूज करते हैं प्लैटिनम फॉइल्स। क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम फॉइल्स यूज करते हैं। ठीक है जी, और जिनको कॉपर वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड किया जाता है, कनेक्टेड थ्रू कॉपर वायर्स विद बैटरी। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एनोड कैथोड हो गए। अब खेल क्या खेलेगा जी, देखिए एट एनोड, अभी बताया था मैंने आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है जी, अब इस बेसिस पर 4 OH नेगेटिव, क्योंकि यहां क्या होगा भाई, आयंस अगर हम कहें कि आयंस कौन कौन से होंगे, तो आयंस तो दो ही हैं, OH नेगेटिव आयन और H प्लस आयंस, भाई दो ही तो आयंस हैं। तो यहां पर 4 OH नेगेटिव आयंस
पहले 4 OH में बदल जाएंगे और ये 4 OH 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाकर ऑक्सीजन गैस निकाल देंगे। तो एनोड पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी। एनोड पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब देखते हैं एट कैथोड। तो आप जानते ही हैं कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर जितने मैंने आपको बताए जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं एनोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं कैथोड पर। तो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन आयंस गेन कर लेंगे एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहां पर एक वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है ऑक्सीजन का और यहां पर कितने वॉल्यूम इकट्ठे हो रहे हैं? 2। तो अब हमने सीधा सीधा क्या दिखा दिया कि भाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी 2:1 और यही हमें प्रूव करना है इसमें। तो अब इस जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन दुगनी वॉल्यूम क्यों मिलती है हमें ऑक्सीजन से। तो उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड आपका एनोड पर लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर गेन होते हैं। तो अब जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो उन 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए 4 हाइड्रोजन आयंस चाहिए और 4 हाइड्रोजन आयंस मिलकर हमेशा 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बनाएंगे और उधर वहां 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने से एक मॉलिक्यूल एक ही वॉल्यूम बन रहा है केवल या एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है ऑक्सीजन का। तो ये एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब तीसरा है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए कल हमने पढ़े थे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पढ़े थे कल हमने पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपका 3 स्थिति में हो सकते हैं, ठीक है जी। बल्कि भाई पोलर, हाँ इसको बल्कि आप इस तरीके से समझें, पोलर नहीं, पहले बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की 3 स्थिति हो सकती है। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में, दूसरा फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में और तीसरा एक्वस स्टेट में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब सॉलिड स्टेट में कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन are joined with a strong electrostatic force of attraction. Hence, no free ions, no conductivity, no current। ये कोई करंट शो नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कैटायन और एनायन के बीच में, उससे ये जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए होते हैं, बाइंड होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। वहीं फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ, जैसे कि आपका होता है लावा, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, हीट ब्रेक्स द बॉन्ड, हीट ब्रेक्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
force of attraction between anion and cation, ठीक है जी. So that's why we have free ions, they conduct and electricity will produce, यहां पर प्रोड्यूस करेगी. तो मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं. एक्वस, एक्वस मतलब पानी के अंदर सॉल्यूशन. तो यहां पर वाटर ब्रेक्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन anion and cation, so ions become free, they conduct and electricity will produce. समझ में आ रही है जी बात. तो अब यहां पर हमारा मुद्दे का क्वेश्चन क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. सॉलिड में कभी भी वो नहीं प्रोड्यूस करते. तीनों के रीजन मैंने आपको बता दिए हैं. तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखिए जी, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखिए जी, अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत आता है ये भी, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंस. बहुत आता है ये भी. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. देखिए जी, जो आपके पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो हमेशा आयोनाइज होंगे. आयोनाइज कौन से? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स. क्योंकि इनके ऊपर, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं NH3 की, H2O की, HF की, ये सब क्या है? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं. तो ये पानी में पहले से ही इनके ऊपर चार्ज है, लेकिन जैसे ही इन्हें पोलर कंपाउंड, वाटर जैसा कंपाउंड दिया जाता है, तो ये तुरंत अलग अलग हो जाते हैं. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस तरीके से ये आयंस डेवलप करते हैं पानी में घुलने के बाद. इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं. अब जैसे हमने HCl को पानी में घोल लिया, ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये क्या बना देगा? H+Cl नेगेटिव आयंस. हमने इसी तरीके से NH4OH को पानी में घोल दिया, तो ये क्या बना देगा? NH4+ और OH नेगेटिव आयंस. तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड का पानी में घुलना क्या कहलाता है? आयनाइजेशन. बच्चे बहुत गलती करते हैं. आयंस किस में होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. तो ये आयनिक वाले में लिख देते हैं आयनाइजेशन. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये आयंस बनते हैं उनके चार्ज के बेसिस पर. डिसोसिएशन में आएगा आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये पैदाइशी आयंस रखते हैं, केवल उनके बीच में वाटर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिसोसिएट करता है, तोड़ता है. इसलिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? डिसोसिएशन. तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में क्या होगा? KCl है, पानी में आपने घोला तो ऑलरेडी इसके पास आयंस हैं. जो वाटर ने क्या किया? इनके बीच के कैटायन और एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया और आयंस को डिसोसिएट कर दिया. क्या कर दिया? आयंस को डिसोसिएट कर दिया. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर भी आपका बनता है कि आपका जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? आयोनाइज होंगे, क्योंकि वो आयंस बनाने का काम भी वाटर करेगा. वाटर पोलैरिटी देने की वजह से
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है उसका पोलरिज्म बढ़ जाएगा और वो साजे के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में लात मार देगा, भगा देगा उसको कि चल भाई यहां से। और अब सारे साजे के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेकर, नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर तो वो बन जाएगा एनायन और हाइड्रोजन बन जाएगा कैटायन। लेकिन ये पहले से आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो पहले से ही किसमें है, जैसे हमने ले लिया जी K2SO4, इसको पानी में हमने घोला तो ये 2K प्लस और 1SO4 2 नेगेटिव आयन बना देगा। तो ये आयन्स पहले से ही हैं, इसने नहीं बनाए, बस यहां पर पहले से मौजूद कैटायन एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसने उसको तोड़ दिया। तो यहां पर आयनिक कंपाउंड के लिए तोड़ा जा रहा, डिसोसिएशन बोलेंगे उसे, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए आयोनाइजेशन बोलेंगे। बहुत आता है क्योंकि इसमें बच्चे सबसे कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि वो इसमें आयनिक लिख देते हैं आयनाइजेशन की वजह से। ये कॉमन मिस्टेक है, जैसे अभी मैंने CuSO4 वाले में बताई थी कॉमन मिस्टेक, इसी तरीके की ये कॉमन मिस्टेक है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हमारे पास जो इससे रिलेटेड बचा है वो एक ही चीज बची है और वो है आपका सेलेक्टिव डिस्चार्ज की कंडीशन, जिसमें कि कुछ तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा से बात करते हैं। सेलेक्टिव डिस्चार्ज, सेलेक्टिव डिस्चार्ज का मतलब यह है कि कैथोड पर आपका कैटायन पहुंचता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज एनायन पहुंचता है, नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये कौन पहले पहुंचेगा, रेस कौन जीतेगा, इसका मतलब क्या है, रेस कौन जीतेगा, ये है खेल सारा, कि कौन फर्स्ट आएगा, एनोड पर पहले कौन पहुंचेगा और कैथोड पर पहले कौन पहुंचेगा। देखो जी, अब इसका सबसे पहला हमारा, अभी आपसे बात कर चुका हूं मैं, रिलेटिव पोजीशन, ये आपको शुरुआत से बता रहा हूं मैं, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, चाहे कैटायन की बात हो चाहे एनायन की बात हो। तो ये अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। दूसरा पोजीशन आपका, पहला तो हो गया रिलेटिव पोजीशन, दूसरा हो गया रिलेटिव कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए आपने ले लिया मोल्टन NaCl और एक में लिया है आपने एक्वस NaCl। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर आयंस हुए Na+Cl नेगेटिव, क्योंकि जो हीट है उसने इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया, डिसोसिएट कर दिया। लेकिन यहां पर वाटर ने तोड़ा है, और वाटर के आयंस भी हैं, H भी हैं और OH नेगेटिव आयंस भी हैं। तो Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, यहां पर ये आयंस हैं। ठीक है जी। अब यहां पर रेस में दौड़ने वाले दोनों ही अकेले हैं भाई, ये पहुंच जाएगा कहां पर, और ये कहां पहुंचेगा। ठीक है जी। तो यहां पर कंसंट्रेशन का गेम चलेगा केवल। यहां पर कंसंट्रेशन किसकी हाई है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की। लेकिन यहां बाजार में और माल भी है। ठीक है जी। ये सेम इस तरीके से समझो कि आप किसी भैया बड़ा कहीं घूमने घामने गए थे, रात में देर हो गई, अब खाना खाने के लिए किसी ढाबे पे बैठ गए, रात के बज रहे हैं 11। अब 11 बज रहे हैं जी, आपने कहा भाई साहब क्या, उन्होंने कहा भाई साहब बस दाल है। अब मरता क्या ना करता, क्या कहोगे आप, दाल ही लिया भैया, बहुत तेज भूख लग रही है। अब यहां पर आप गए सही टाइम पे, आपने आलू बुखारा जाम सब कुछ सुनने कह दिया कि जी ये भी है जी और वो भी है जी, और दम आलू भी है जी और राजमा भी है जी और ये भी है और वो भी है। आपने अपनी मर्जी की चॉइस होगी ना। अब यहां पर चॉइस चलेगी, चॉइस किसके बेसिस पर चलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। अब यहां पर
हाइड्रोजन अंकल पहुंचेंगे आयंस, और इसमें OH नेगेटिव आयंस पहुंचेंगे। तो समझ में आ गया दोनों में अंतर, कि जहां पर बहुत सारे आयंस होंगे वहां दौड़ में फर्स्ट सेकंड डिसाइड होगा, और वो फर्स्ट सेकंड कौन डिसाइड करेगा? उनकी रिलेटिव पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भैया जिसकी ज्यादा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी। किसकी? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इसके अलावा तीसरा खेल खेलेगा आपका एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का। अब एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में अभी CuSO4 वाला जो समझाया था वो गेम आना है। जहां भी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आ जाएंगे भैया वो पार्टिसिपेशन भी करेंगे अपनी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन लेन देन को प्रोवाइड करने के अलावा, वो पार्टिसिपेशन भी करेंगे, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड केवल अपनी सरफेस प्रोवाइड करेंगे, वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो जो हमने CuSO4 वाला लिया वो दो तरीके से पढ़ा ना हमने। एक में तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स थे जो कि हो गए इनर्ट, और एक में थे आपका कॉपर इलेक्ट्रोड्स जो कि हो गए एक्टिव। तो एक्टिव वाले में अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे और अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ में आ रही है जी बात? और नेक्स्ट तो ये तीन चीजें हैं जी आपकी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मेरा नाम विजय नहीं। बेहतरीन इसमें ही क्वेश्चन आएंगे 100%, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, यानी कि हमें एक तो इस बेसिस पर दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज के बेसिस पर आपको उसमें आयंस दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये किनमें से कौन पहले पहुंचेगा, गिव रीजन। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन CuSO4 का हो गया। तीसरा क्वेश्चन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका पोलर और नॉन आपका वो वाला हो गया, आयनाइजेशन डिसोसिएशन वाला। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से इसमें PbBr2 का और आपको इसके अंदर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ PbBr2। तो भैया इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मोल्टन PbBr2। ठीक है जी। और आपका इसके अंदर टेम्परेचर लगभग कितना है? अबव 380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब यहां पर सेल किसका बना हुआ होता है? क्रूसिबल होती है मेड ऑफ सिलिका, जिसको हम कहते हैं SiO2, सिलिका को। ठीक है जी। अब हमारे पास भैया जो आपका इलेक्ट्रोड्स हैं आपके क्या? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कि वही कॉपर वायर से जुड़े हुए हैं। ठीक है भैया। आयंस प्रेजेंट, दो ही आयन होंगे, हैं ही दो आयन, क्योंकि इसमें वाटर का कोई गेम ही नहीं है। अब आप सिंपल सी बात जानते हैं, इसमें कुछ करना कराना है ही नहीं भाई। Pb ये जाएगा किस पर? और ये जाएगा, तो एनोड पर तो ब्रोमीन गैस निकल जाएगी और कैथोड पर Pb डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है भैया, कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। सिल्वर ग्रे का हमें लेड मिल जाएगा। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, इसमें से क्या पूछा जाता है? देखिए जी, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने जो है सिलिका से ही क्यों लिया? ये जो सेल लिया है हमने, व्हाई इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, व्हाई? पहला क्वेश्चन इसका जबरदस्त जो पूछा जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। ये Pb या Br2 किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है जी।
और दूसरा विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और तीसरा, क्रूसिबल आसानी धीरे धीरे हीट लूज भी करती रहती है, तो ज्यादा गर्म होकर, मतलब आप कई बार क्या होता है, आप कांच की ले लें हम, चटक जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वो स्थिति नहीं होगी, क्रैक नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसके अंदर सॉलिड क्यों नहीं लिया हमने मोल्टन ही क्यों लिया? दूसरा क्वेश्चन, वाई मोल्टन ही क्यों लिया? भाई अभी आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स की 3 स्टेट होती हैं। सॉलिड में तो आयनिक कंपाउंड्स इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए जब ये जुड़े हुए होंगे, जब आयन से फ्री नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी कहां से होगी, इसलिए हमने क्या लिया? मोल्टन लिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ग्रेफाइट एनोड प्रिफर क्यों किया? हमने यहां क्या लिया है, देखो ये था ना आपका एनोड, सॉरी, इसमें हम ग्रेफाइट का और प्लेटिनम का दोनों का ले सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट प्रिफर करते हैं भैया, कॉस्ट, प्लेटिनम बड़ा महंगा होता है भैया, सब सौदा पैसों का है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। और ग्रेफाइट जो है वो इनर्ट प्लेटिनम, सिंस ग्रेफाइट इज अनअफेक्टेड, और साथ के साथ एक्वस में फास्ट हो जाएगा कंडक्शन, फिर एच आयंस भी तो आ जाएंगे ना रेस में, अभी तो बताया था आपको, एच आयंस और ओ एच नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे, फिर उनका खेल खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब इससे समस्या जितनी भी इससे रिलेटेड है वो हमारा सारा गेम हो गया। अब नेक्स्ट गेम आता है भैया हमारा जो लास्ट सेक्शन है इसका, और वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके ऊपर भी भयंकर बढ़िया क्वेश्चन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और एप्लीकेशन में आपके सिलेबस में 2 चीजें हैं। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल पर किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ाना, समझ में आ रही है जी बात। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब है इम्प्योर मेटल को प्योर करना, समझ गए जी दोनों का पर्पस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने ली, अब आप एक से एक बेहतरीन डिजाइन की चम्मचें, अब आप देखते हैं जो व्हील्स होते हैं गाड़ी के आपके, वो अलग अलग डिजाइनिंग में, उनके ऊपर कलर जैसा चाहें आप वैसा उस तरीके का उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, उसको सुंदर बना दिया जाता है, उसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, तो वो इसी तरीके के प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है जी, और जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती हैं किसी भी मेटल में, जिनको हम क्रूड मेटल कहते हैं, उस क्रूड मेटल से प्योर मेटल को कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी रिफाइनिंग का। अब देखिए जी, इसके अंदर हमें क्या करना है भैया, इसके अंदर जो हमारा एनोड होगा, एनोड होगा मेटल जिसकी परत चढ़ानी है। मैं जानबूझकर हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, हाँ, ये सिर्फ आपको दिमाग में बैठाने के लिए कि जिसकी परत चढ़ानी है उसका हमेशा एनोड लिया जाएगा। लॉक कर लो, ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड है एग्जाम के लिए। दूसरा है भैया कैथोड। आर्टिकल
जिस पर परत चढ़नी है, ठीक है जी, जिसके ऊपर परत आपको चढ़ानी है उस आर्टिकल का आप हमेशा क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। समझ में आ रही है जी बात। इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे आप वो भी उसका लेंगे जिस मेटल की परत चढ़नी है, ठीक है, जिस मेटल की परत चढ़नी है उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये 3 मुद्दे की बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात को समझो ऐसा क्यों। अब एक सेल के थ्रू मैं आपको इस बात को समझाता हूं। ये हमने ले लिया जी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, कंटेनर लिया उसका। अब कंटेनर में हमने सपोज करो ये एक चम्मच है, ठीक है जी, इसका हमने इसके ऊपर हमें परत चढ़ानी है, ठीक है जी, समझ में आ गई, सिल्वर की परत चढ़ानी है सपोज करो हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सिल्वर का स्लैब ले लेंगे एक, ठीक है जी। अब यहां पर क्या डिसाइड होगा, देखो जी, इस तरीके से हमने ये इसको सेल से, अब जो कैथोड है ये कैथोड बन गया और ये बन गया एनोड, ठीक है जी। और अब इसी के अंदर ही हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, अब ये हमने अभी मैंने आपको बताया किसका लिया, सिल्वर का लिया, तो सिल्वर का ही यहां पर हम साल्ट लेंगे, जो एक्वस साल्ट लेंगे वो किसका लेंगे, सिल्वर का लेंगे। अब ऐसा क्यों किया है, देखिए सिंपल सी बात है, अभी आपको समझ जाएगा। आप देखो एनोड पर जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो क्या होगा, एनोड पर ये Ag जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag आयंस में बदल जाएगा। अब ये Ag आयंस कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर यही Ag आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में बदल जाएंगे एंड डिपॉजिटेड एट आर्टिकल, उस आर्टिकल के ऊपर उसकी परत चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब हमेशा आयन डिपॉजिट होता है कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड पर, वही केस हमने ले लिया भाई। जब उसे डिपॉजिट होना है कैथोड पर तो आर्टिकल लो कैथोड पर जिस पर परत चढ़नी है, और जब उसे लूज करना है एनोड पर तो एनोड पर वो मेटल लो जो हमें परत चढ़ानी है। समझ में आ रही है बात। तो यही रीजन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं इनके, मोस्ट कॉमन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि भैया हमें एसी यूज करनी चाहिए या डीसी यूज करनी चाहिए, डीसी, क्योंकि डीसी कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। एसी में क्या होगा, कभी वो मैक्सिमम जा रहा है, कभी जीरो आ रहा है, कभी मिनिमम आ रहा है, तो एकसार परत नहीं चढ़ेगी, अनइवन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। और भैया जब आप किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तो उसकी एक एक बारीकी को चेक करते हैं, आप रिजेक्ट कर देंगे अगर अनइवन परत चढ़ी होगी, कहीं मोटाई ज्यादा कहीं मोटाई कम, आप कहेंगे भाई साहब क्या माल बेच रहे हो। तो इसलिए वो क्या करेंगे, डीसी यूज करेंगे। अब इसी तरीके से हमेशा जो साल्ट लेते हैं हम, जैसे कि आपके उसमें दे रखा है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड ले रहे हैं हम, क्यों लेते हैं इसे, क्योंकि ये धीरे धीरे आयनाइज होता है, स्लोली स्लोली। फास्ट आयनाइजेशन होगा फिर परत अनइवन चढ़ेगी और खेल खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है जी बात, क्लियर। तो एक सिल्वर के थ्रू प्लेटिंग दिखा रखी है इसमें, एक निकल के थ्रू दिखा रखी है, दोनों आपको करनी है, दोनों अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। पोटेंशियल क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या है अब इसमें भैया देखिए, जैसे कि हमें सपोज करो हम कॉपर मेटल की रिफाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब ये भी बड़ा आसान है, उसी तरीके से सेम चलना है। देखो भैया, इम्प्योर
कॉपर जो है उसका थिक स्लैब लेंगे, इम्प्योर कॉपर का थिक स्लैब। जो प्योर कॉपर है उसकी थिन स्ट्रिप लेंगे। प्योर कॉपर की क्या करेंगे? थिन स्ट्रिप लेंगे। और जिस भी मेटल को आप प्योर में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी का ही साल्ट लेंगे। तो यहां पर हम CuSO4 का ही एक्वस साल्ट लेंगे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। भाई हमारी जरूरत क्या है? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम इसे क्या कर देंगे? हम इसे जोड़ देंगे। तो अब ये बन जाएगा कैथोड, ये बन जाएगा आपका एनोड, ठीक है जी, और इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये। अब आप सिंपल सी बात है, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर कॉपर आयंस में बदलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है। और कैथोड पर यही कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल जाएंगे एंड डिपॉजिटेड एट प्योर कॉपर स्ट्रिप। भाई कॉपर स्ट्रिप ही तो ली है हमने कैथोड की, उसके ऊपर चिपक जाएगा ये। अब ये था इम्प्योर, ये वाला कॉपर क्या था? इम्प्योर, और ये किस में बदल गया? प्योर में। और इस तरीके से इम्प्योर कॉपर सारा, ये मोटी स्ट्रिप पतली होती चली जाएगी धीरे धीरे, और ये पतली स्ट्रिप पर डिपॉजिटेड होने की वजह से और मोटी होती चली जाएगी, और पूरा का पूरा इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सारी गंदगी एनोड के नीचे कोने में इकट्ठी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भैया एनोड क्या लेंगे, भैया कैथोड क्या लेंगे, भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, और एनोड मड क्या होता है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। यही पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। तो अभी तक हमने अपने 30 नंबर सॉलिड कर लिए। हमने मोल कॉन्सेप्ट सॉलिड कर लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस सॉलिड कर लिया, और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉलिड कर लिया। अब बताइए आपकी क्या इच्छा है जी? एसिड बेस। बेटा देखो समय का बड़ा अभाव है। एसिड बेस सॉल्ट, धमाकेदार चैप्टर है ये भी, कम से कम 10 नंबर का ये भी बाजार में मिलना चाहिए। तो देखिए जी, एसिड बेस सॉल्ट में सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। अंकल आर्हेनियस साइंटिस्ट ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था एसिड वो जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस दे, बेस वो जो O2 नेगेटिव, ऑक्साइड नेगेटिव या OH नेगेटिव आयंस दे, और साल्ट वो जो कैटायन तो दे, कैटायन अदर देन H+ आयंस, और एनायन अदर देन OH नेगेटिव आयंस। समझ में आ रही है बात? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया आपका
NaCl एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल दिया तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा। अब Na पॉजिटिव क्या है, अदर देन H3O पॉजिटिव हो गया, और OH नेगेटिव अदर देन OH नेगेटिव हो गया। समझ में आ रही है जी बात। तो ये सिंपल सी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली इनकी डेफिनेशन के व्हाट आर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब उसके बाद आता है ये पोर्शन इस चीज का कि एसिड और बेस दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और या वीक एसिड और वीक बेस। अब इसमें सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है आपको, सिंपल सी बात, और वो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली आयंस, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहलाएगा। इफ aqueous solution contains both ions and molecules, तो वो क्या कहलाएगा, वीक। अब इसके अंदर एसिड में आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे HCl, H2SO4, HNO3 और H3PO4। समझ में आ रही है जी बात। और जो आपका बेस है वो बेस में हो जाएंगे आपके LiOH, KOH, NaOH, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। समझ में आ रही है जी बात। इसी तरीके के जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब वीक होते हैं सब। और इसके अलावा एक H2CO3 जो कि मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक होता है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स में हम उसे पी पाते हैं, अदरवाइज और किसी एसिड को पीने की हिम्मत कर लीजिए, सब खेल खराब हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से बेस में NH4OH, ये एक वीक बेस है। ठीक है जी। इसी तरीके से आपका साल्ट्स भी जो होते हैं वो आपके ये भी उसी तरीके से हो सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग और वीक, ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक उसी तरीके से दो तरीके के हो सकते हैं। समझ में आ रही जी बात। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो क्या है, देखिए भैया, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो हैं आपके, एक तो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स होते हैं केमिकल टू टेस्ट अ सॉल्यूशन, केमिकल टू टेस्ट नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। नेचर से मतलब यह है कि वो एसिड है कि बेस है, ये आपका चेक करने के लिए। ठीक है जी। ये हम एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये भी ले सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि एक्चुअली सॉल्यूशन है कैसा। उसको टेस्ट करने के लिए जिन केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब यहाँ पर इन्हें चार कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीसरे हैं आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, और चौथे हैं आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। समझ में आ रही है जी बात। अब सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल में, आपका नेचुरल में यूज किया जाता है लिटमस। ठीक है जी। लिटमस पेपर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और लिटमस दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। अब ब्लू के लिए आपको याद रखना है जुगाड़ ABR, और रेड के लिए याद रखना है BRB।
समझ में आ रही है जी बात। अब जुगाड़ क्या है, आलिया भट्ट रॉक्स, ये जुगाड़ है किसका, ब्लू का, ABR। यहां पर हमारा मतलब है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आलिया भट्ट रॉक्स, जीवन में कभी गलती नहीं करके आने के हो, ये ऐसा मूल मंत्र दे दिया है, गोली अंदर दम बाहर। BRB का बाबूराम बनारस वाले, BRB का बाबूराम बनारस वाले, यानी कि बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है जी। तो एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में, और रेड लिटमस टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, और वो ब्लू को रेड में करता है। एक आलिया भट्ट रॉक्स और एक बाबूराम बनारस वाले। ठीक है जी। अब ऑल फैक्ट्री स्मेल के बेसिस पर आप गेम खेलेंगे इसके अंदर। किसके बेसिस पर, स्मेल के बेसिस पर। इसमें 3 चीजें हम यूज करते हैं, क्लोव ऑयल या वैनिला एसेंस और या अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी। तीनों के अंदर क्या होगा आपका खेल, तीनों के अंदर जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इनकी एसिड के साथ तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल सेम रहेगी, एज इट इज जैसी आती है, क्योंकि एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते ये। लेकिन बेस के साथ स्मेल गायब। समझ में आ रही है। तो स्मेल गायब हो गई तो बेस एज इट इज रही, तो ऐसे। समझ में आ रही है जी बात। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल 2 हैं आपके, एक तो फिनोल्फ्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोल्फ्थलीन जो है वो भैया एसिड के साथ तो कलरलेस हो जाता है, सॉरी हाँ, एसिड के साथ कलरलेस, और बेस के साथ ये पिंक रहता। ठीक है जी। समझ में आ रही है जी बात। तो एसिड के साथ तो कलरलेस और बेस के साथ पिंक। ठीक है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ और बेस के साथ, एसिड के साथ ये ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज टू पिंक, और बेस के साथ ये येलो रहता है। समझ में आ रही है जी बात। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या, पीएच के हिसाब से खेल है। ठीक है जी, पीएच के हिसाब से। और पीएच के हिसाब से क्या खेल है, अब चलते हैं पीएच की तरफ। ठीक है जी। अब यहां पर अगली बात आती है पीएच। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर का मतलब है यहां पर पोटेंज। पोटेंज ये एक आपका जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है प्रोटेंज। प्रोटेंज मतलब ताकत। ठीक है जी। तो ये पीएच जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी पीएच उतना ही कम होगा। यानी कि 3 कंडीशन बन सकती हैं अब आपकी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर देन OH आयन कंसंट्रेशन, तब यहां पर पीएच होगा, ये एसिडिक हो गया आपका, एसिडिक, एंड पीएच विल बी लेस देन 7। ठीक है जी। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन is less than OH ion concentration, so that is alkaline or basic. So in this condition pH is greater than 7, and if H ion concentration is equal to OH ion concentration, solution is neutral, and here pH is equal to 7.
तो इसमें आपका पीएच स्केल इस तरीके से बन जाएगा। 7 न्यूट्रल के लिए, 14 मैक्सिमम जो होता है वो आपका हो गया मोस्ट बेसिक, और 0 जो कि नहीं होता, ऐसे ही 14 भी मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। ये अभी तक अचीव करना हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया है। इसी तरीके से 0 पर हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, तो 0 की तरफ आएंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगी, और 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगी। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, जिसका पीएच कम होगा उसके अंदर एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जिसका पीएच ज़्यादा होगा उसके अंदर एच आयन कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ रही है जी बात। 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं। एक भैया इसके अंदर HNO3 से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों कंडीशन में ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपका किसी भी, जैसे जनरली क्या होता है कि मेटल जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना देती हैं मेटल का, और हाइड्रोजन बना देती हैं। ठीक है जी, ये जनरल है। लेकिन अगर आपने मेटल के साथ HNO3 ले लिया एसिड में, डाइल्यूट ले लें या कंसंट्रेटेड ले लें, तो मेटल साल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनेगी, वाटर बनेगा। वाटर बनेगा। क्यों बनेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये हाइड्रोजन को तो HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? वाटर में। और जो आपका खुद है ये HNO3 इटसेल्फ ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इनटू ईदर NO, N2O और NO2। इनमें से किसी के साथ भी ये किसी भी गैस के अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इनकी रिएक्शन केवल और केवल एक तरीके से हो सकती है, और वो है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वो भी वेरी डाइल्यूट में 1%, यानी कि 1 ml HNO3 और 99 ml वाटर। इतना ज़्यादा डाइल्यूट आप सॉल्यूशन लेंगे तब केवल 2 मेटल्स रिएक्ट करती हैं, तब भी इस कंडीशन में मैग्नीज और मैग्नीशियम, वो केवल इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भैया जो आपको ध्यान में रखना है, एक किसी भी कार्बोनेट्स के साथ करवाओगे एसिड की रिएक्शन, CO2 गैस निकलेगी। ठीक है जी, आप सल्फाइड के साथ करवाओगे H2S गैस निकलेगी, आपका सड़े अंडे जैसी बदबू आएगी, रॉटन एग्स जैसी। और किसी भी आप उसके साथ सल्फाइड के साथ करवाओगे तो SO2 गैस निकलेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसी तरीके से मन लगाकर यही सारी चीज़ें आप देखिए, करिए। मैंने आपको एक आउटलुक दे दिया है। अब भाई चाहकर भी मैं पूरा सिलेबस 5-7 दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। मैंने आपके एटलीस्ट 30 मार्क्स तो मन से कंप्लीट करे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका मोल कॉन्सेप्ट और आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो हमने शॉर्ट, और इसमें भी जितना भी हमने इसमें बात करी है तो 2-3 नंबर का आपको इसमें भी मिल जाएगा जो हमने एसिड बेस साल्ट की बात करी है। तो बच्चों इसी तरीके से इसके साथ
हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आपका बायो का एग्ज़ाम है, फिर मैं बायो के लिए आपके साथ लाइव क्लास के साथ जुड़ूंगा और आपके हर टॉपिक को ईजीएस्ट बनाने की कोशिश करते हुए आपको फिर उसमें भी बढ़िया मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम। मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने पढ़ाया है शॉर्ट 30 नंबर का उसी तरीके से आपको मिलना है। बस आप प्रैक्टिस करिए, बाकी चैप्टर्स की भी इसी तरीके से। जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मल्टीपल टाइम रिपीट करिए, डेफिनेटली यू विल रॉक। तो इसी तरीके से मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए, सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए और वीजे के साथ साइंस का डीजे बजाते रहिए।